क्या हो गया? नमस्कार साहब। सुनो, सुनाऊं? हैं? पसीने भागते हुए आया हूं ना। नहीं नहीं, हो जाएगा सब। आज ऐसी? कौन? नहीं। जैसे कल अपनी बात हुई थी कि आज थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट है नो आर्टिकल के, वो पढ़ के टॉपिक आर्टिकल तो फिनिश हो जाएगा। इसी के साथ में थोड़े से डिटर्मिनर्स हैं, उनको भी हम बेसिक अभी इसी के साथ ही स्टार्ट कर देंगे। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स एक ही टॉपिक है, पता है ना आपको? सिलेबस में आता है। तो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों के ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं। यानी सेम क्वेश्चन जो है उसके अंदर हो सकता है इंडिविजुअल आर्टिकल के भी ऑप्शन हो, और ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं दो ऑप्शन आर्टिकल के हो, दो ऑप्शन डिटर्मिनर्स के हो, क्योंकि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है। तो कल की क्लास में चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था एक प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस जैसा कुछ पढ़ा था। सिचुएशन ऐसी बनती है, बिल्डिंग्स की बात की थी, हॉस्पिटल, कॉलेज, प्रिजन। यहां पर आप जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए उसी उद्देश्य से आप जा रहे हो, तो वो प्राइमरी पर्पस हुआ नो आर्टिकल। सेकेंडरी पर्पस हुआ दूसरे किसी काम से जा रहे हो, तो नो आर्टिकल की जगह आप क्या लग जाएगा? द आर्टिकल लग जाएगा। ऐसे हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और देखे थे कल। जैसे इनकी बात, प्लेस की भी बात हो गई थी हमारी, डिग्रीज की बात हो गई थी, एडजेक्टिव के पहले द लगता है उसकी बात हो गई थी, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसके बाद ऑफ द टू आया हुआ है तो द लगता है, पढ़ा था। पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और कार्डिनल और ऑर्डिनल में से ऑर्डिनल के साथ द लगता है, और द प्लस एडजेक्टिव पूरे ग्रुप को, पूरे जाति प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हमने पढ़ा था। अब दो तीन ऐसी एक्सप्रेशन बता रहा हूं, पता होना चाहिए। देखो, पता है जब ये चीजें पढ़ाई जाती है तो आपके माइंड में क्या आता है वो हमें भी पता है। जब मैं आपको ऐसे एक्सप्रेशन पढ़ाऊं, मान लो कि लिसन टू द रेडियो होता है, लिसन टू द रेडियो, लेकिन वॉच टीवी, वॉच द टीवी नहीं लगाते। वॉच टीवी सही है, लेकिन वॉच द टीवी गलत है। अब मैंने आपको कहा कि ये फिक्स यूसेज होता है। अरे सर पता नहीं क्या फिक्स है क्या नहीं है, समझ ही नहीं आता ये तो, ऐसा माइंड में आता है। तो ये आएगा, हमारे भी आया था, आपके भी माइंड में आएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, इंग्लिश ऐसी है, यूसेज देखा जाता है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने ग्रामर से उसको अटैच कर दिया कि दरवाजा खुला, दरवाजा, लेकिन खिड़की, खिड़की खुली, मतलब दरवाजे को तो मैस्कुलाइन माना हमने, दरवाजा खुला, और विंडो को हमने फेमिनाइन यानी फीमेल कंसीडर किया। अब इसमें कौन सा लॉजिक, कौन सा रूल लगाया? अब ये बना दिए गए, वो जाए तो जा रहा है तो जाने दो, इसलिए दरवाजा खुला। ऐसा ही इंग्लिश में सन जो है, सन सूरज, आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में क्या होता है, इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, किसी भी निर्जीव चीज को सजीव बना दिया जाता है, तो उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे। तो सूरज जो है, सन है, उसको जब इंग्लिश में मानवीकरण अलंकार में अगर यूज किया जाता है तो उसको मेल मानते हैं, आदमी, और चांद जो है, मून जो है, उसको फीमेल मानते हैं। लेकिन हम चंदा मामा कहते हैं, हम चंदा मामा कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो चंदा मामा है वो इंग्लिश में चंदा मामी है। ठीक है?
कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह है, अब लैंग्वेज ऐसी चीज है कि मीनिंग भावनाओं पर जाया जाता है। आप किसी कन्या को कहो कि तुम चांद जैसे हो, वो पॉजिटिव वे में लेगी। और वही किसी लड़के को बोलो चांद, हमारे राजस्थानी एरिया में अगर किसी लड़का जो थोड़ा पागल टाइप का होता है ना, थोड़ा गंजा होता है या थोड़ा सनकी, मतलब ऐसे इसकी हरकतें एक्सेंट्रिक टाइप की होती है, जब उसको कह दिया जाता है चांद तो उसको वो नेगेटिव वे में लेता है। कॉन्टेक्स्ट होता है इंग्लिश में। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं। एक तो बोले मैं तारीख पर जा रहा हूं और एक बोले मैं डेट पर जा रहा हूं, एक ही वर्ड के दो मीनिंग हुए ना। तो ये आप उस उम्र से निकल चुके हो, आपको समझ ठीक है। हाँ हाँ, हम तारीख पर जाने वाले उम्र के हैं अभी तो कहने का मतलब यह है, लैंग्वेज में भावनाएं होती है। देखो क्या होता है, इंग्लिश में यूसेज जो होते हैं, जो लैंग्वेज में चल रहा होता है, लैंग्वेज का मतलब जो लोग बोलते हैं, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर जो बोलते हैं, हम उन चीजों को पढ़ते हैं कि वो लोग ये बोलते हैं इसलिए ये सही है, अंग्रेज लोग ये बोलते हैं इसलिए ये चीज सही है, ये गलत है। तो ऐसी चीज ध्यान रखना कि रेडियो जो शब्द है, लिसन टू द रेडियो होता है, लेकिन वॉच टीवी होता है टीवी के साथ में। क्योंकि जब आप वॉच टीवी बोल रहे हो तब आप उस टीवी को थोड़ी देख रहे हो ऐसे, हाँ टीवी तो अच्छा है, आप टीवी सीरियल की बात कर रहे हो, तो वो एंटरटेनमेंट का सोर्स है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, टीवी के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन रेडियो इसके साथ लगता है। लेकिन टीवी के साथ कब नहीं लगेगा, जब उस टीवी को आप एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हो। आप क्या ले रहे हो, अब टीवी एंटरटेनमेंट का मतलब टीवी सीरियल की बात कर रहे हो। अगर वही मैं टीवी सेट बोलता हूं तब वॉच द टीवी हो सकता है या द टीवी हो सकता है। कैसे, द या ए आर्टिकल जो भी लगेगा। मैंने कहा कि आई बॉट अ टीवी, आई बॉट अ टीवी, और वही अगर मैं बोलूं व्हाट इज ऑन डैश टीवी। मैंने आपसे पूछा टीवी में क्या आ रहा है, सर शक्तिमान आ रहा है। टीवी में क्या आ रहा है, टीवी पर क्या है, बोलते हैं ना हम हिंदी में सा। तो टीवी पर क्या है, सीरियल की बात की। लेकिन जैसे ही मैंने बोला आई बॉट अ टीवी, मैंने एक टीवी परचेज किया, तो वो टेलीविजन सेट की बात हो रही है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है, चीज काम की है। अब मैं वैसे ही गो टू द थिएटर होता है, ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, गो टू द थिएटर और गो टू द सिनेमाज। सिनेमा, थिएटर और सिनेमा में डिफरेंस पता है? थिएटर वही रविंद्र रंगमंच, हम लोग थिएटर बोल देते हैं, वो ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट है। सिनेमा पिक्चर हॉल को बोलते हैं। तो थिएटर और सिनेमा के लिए अब जब आप बात कर रहे हैं तो आपको द लगाना है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर्बिट्री है। आर्बिट्री का मीनिंग ये होता है जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, जो चीज चलती आ रही है वही। मेरे हाथ में ये पेन है स्टाइलस, इसका नाम अगर मैं शुरुआत में जब बना तब इसका नाम मैं बंदर रख देता तो आपको अजीब नहीं लगता, अभी हंसी आ गई। लेकिन जब इसको शुरू से हम बंदर बोलते तो आपको हंसी, जो माउस बनाया गया कंप्यूटर के साथ उसको माउस बोला गया, शुरुआत में हो सकता मजाक में बोल दिया गया, चलन में आ गया, लेकिन बाद में माउस बोलते हो कि अजीब लगता है क्या? तो कोई चीज अगर बार बार बोली जाती है तो उसका आपको वो नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, गो टू द थिएटर, गो टू द सिनेमा सही एक्सप्रेशन होती है। नो आर्टिकल में कुछ चीजें बस ध्यान रखनी है आपको, मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको। नो आर्टिकल का मीनिंग हुआ, मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं जिस कंडीशन में आपको आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है। नंबर 1, नेम ऑफ सब्जेक्ट। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ क्यों नहीं लगता, पीछे का रीजन समझ लो, याद रखने में आसानी होगी। सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मैथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये काउंटेबल होते हैं क्या?
सब्जेक्ट को थोड़ी काउंट करते हैं, 2 इंग्लिश 3 इंग्लिश 4 इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं, तो काउंटेबल नहीं करते हैं, नहीं लगेगा। ये स्पेसिफिक भी नहीं है। हाँ, अगर स्पेसिफिक हो सकता है, यार शशि थरूर की इंग्लिश शानदार है, तो अब मैंने इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शशि थरूर के इंग्लिश की बात कर रहा हूं, तो आर्टिकल द लग सकता है। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले नेम ऑफ मटेरियल, क्या होता है मटेरियल? पदार्थ। अब मटेरियल का मीनिंग हुआ जिससे भी कोई नई चीज बनाई जा सकती है, और ध्यान रखना है कि मटेरियल हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ईट को हम हिंदी में काउंट करते हैं, लेकिन ईट जो है उससे घर बनता है, मटेरियल है ईट। ब्रिक, तो ब्रिक इन इंग्लिश में क्या माना जाएगा? अनकाउंटेबल। और तीसरी चीज लास्ट ध्यान रखनी है, नेम ऑफ क्वालिटीज। नेम ऑफ क्वालिटीज, ये तीनों ही जो कंडीशन में बता रहा हूं, इसके साथ आपको क्या लिखना है? नो आर्टिकल। अब हर जगह ऐसे हिंदी लिखा ही नहीं जा सकती, कुछ जैसे डिमांड होती है कई बार, ये चीज इतनी कॉमन सी है। देखो मैंने क्या कहा, नो आर्टिकल नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले, नो आर्टिकल नेम ऑफ मटेरियल के पहले, नो आर्टिकल नेम ऑफ क्वालिटी से पहले, नो आर्टिकल। मैं अगर बोलूं कि आई लव इंग्लिश बट आई डोंट लव द इंग्लिश, आई लव इंग्लिश बट आई डोंट लव, यस, आई लव इंग्लिश, में इंग्लिश लैंग्वेज से तो प्रेम करता हूं, बट आई डोंट लव द इंग्लिश, लेकिन मैं अंग्रेजों से प्रेम नहीं करता। तो जब मैंने इंग्लिश लिखा तो ये लैंग्वेज हो गई, और इस लैंग्वेज को बोलने वाले कंट्री के लोगों की बात हो गई, तो इसके साथ आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। तो एक रूल बनता है, कई सारी किताबों में दे रखा है, लेकिन वो रूल आधा अधूरा दिया हुआ है। वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं, जैसे इंडिया के लोग क्या हुए? इंडियन, अमेरिका के अमेरिकन, उस कंट्री के लोगों के लिए मतलब द लगा देते, ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे ही जो वर्ड्स, जो नेशनलिटी का मतलब हो गया राष्ट्रीयता, नेशनलिटी क्या हुआ? जैसे इंडिया, इंडियन मैंने बोला, ये नेशनलिटी है, अमेरिकन भी एक नेशनलिटी है। तो ऐसे नेशनलिटी वाले शब्द जिनके लास्ट में या तो क्या हो? SHO, या जिसके लास्ट में क्या हो? ESE, या जिसके लास्ट में हो CH। ये 3 चीजें याद रखना, या तो जिसके लास्ट में क्या हो? SH, या जिसके लास्ट में हो CH, या जिसके लास्ट में हो ESE। सिर्फ ये 3 चीजें ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि किताबों में सिर्फ नेशनलिटी दिया हुआ है, मैं एकदम ऑथेंटिक रूल पढ़ा रहा हूं। जिन नेशनलिटी के लास्ट में SH ESE या ये है, सिर्फ 19 से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, बाकी के साथ नहीं लगते। द इंडियन अगर मैं बोलूं तो द इंडियन का मतलब सभी इंडिया के लोग नहीं हुए, इंडियंस बोलना पड़ेगा, अमेरिकन्स बोलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं अगर बोलूं, जैसे एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि फ्रेंच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज, और अगर मैं दूसरा लिखूं फ्रेंच आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल। सोफिस्टिकेटेड होता है जो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, विनम्र स्वभाव के, सोफिस्टिकेशन बोलते हैं जिसको। इसीलिए होटल मैनेजमेंट के जितने भी वर्ड्स है फ्रेंच लैंग्वेज से आया, क्योंकि फ्रांस की होटल इंडस्ट्री बहुत शानदार है, रेस्टोरेंट, और ये रिनेसेंस आपके इंग्लिश में वर्ड हिस्ट्री में आता है, रिनेशंस, रेनेसा। अब रेनेसा फ्रेंच में बोला जाता है, और रिनेशंस इंग्लिश में रिनेशंस ही बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है रीअवेकनिंग, पुनर्जागरण, जो कब हुआ था? 14th सेंचुरी में इटली में, 15th सेंचुरी में यूरोप में आया था, और 16th सेंचुरी में अपने पीक पे पहुंचा था।
ठीक है ना? यस। तो देखो, नहीं, यस, लिटरेचर का है। फ्रेंच इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही ना। अब आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन जैसे बोलूं, मैं बोलूं फ्रेंच आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल, अब फ्रेंच नहीं, अब क्या हुआ? द फ्रेंच। मैं अगर बोलूं द चाइनीज, तो द चाइनीज का मीनिंग क्या हुआ? चाइना के लोग। और अगर मैं सिर्फ चाइनीज बोलूं तो? अब वैसे लैंग्वेज का ऑथेंटिक नेम चाइनीज तो नहीं है, मैंडरिन है, हम चाइनीज बोल देते हैं, ये हो गई भाषा। वैसे ही इंग्लिश में भी ये हुआ, लेकिन आप अमेरिका और दूसरी चीजों के साथ ये चीज अप्लाई नहीं करेंगे। ये एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, ध्यान रखना। जो फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश ऐसे टर्म दिए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना। लेबनीज और ये सब आ गए, याद रख लोगे। एक तो ये सब्जेक्ट्स, मटेरियल, क्वालिटीज, और दूसरा ये। इसी के साथ नेम ऑफ डिजीज है, क्या करेंगे? नेम ऑफ डिजीज जो है काउंटेबल होती है क्या? नेम ऑफ डिजीज काउंटेबल? भाई मैं ये तो नहीं कह सकता मुझे 3 बुखार आ रहा है, काउंटेबल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो आर्टिकल तो लग नहीं सकता। तो नेम ऑफ डिजीज के साथ नो आर्टिकल। लेकिन कई बार जो डिजीज है, उस डिजीज के साथ में क्या होता है? एस या ई एस आता है। एस और ई एस लगने से क्या हुआ? प्लूरल बन गया। नाम बता दूंगा मैं, आपने पहले भी पढ़ा था। अंग्रेजों की आदत है कि जहां भी प्रॉपर नाउन, कोई भी किसी भी चीज का नाम अगर वो प्लूरल फॉर्मेशन में है, तो वो द लगाकर बात करते हैं। जैसे आपने नाम में पढ़ा था प्लेस के नेम के साथ, पंजाब, फिलीपींस पढ़ा था ना, नीदरलैंड्स। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर या मलेरिया, अब डिजीज है, नो आर्टिकल, कोई भी डिजीज के साथ नो आर्टिकल। लेकिन जैसे ही अगर मैं बोलता हूं मम्स, रिकेट्स, ये बीमारियां हैं, मम्स और रिकेट्स, एक गले की बीमारी है, एक हड्डियों की बीमारी है, बोन्स, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज ऐसी आएगी, आप समझ जाओगे कि ये बीमारी का नाम है। ऐसा जगह कि मम्स इज इन्फेक्शियस, रिकेट्स इज नॉट अ फैटल डिजीज, ऐसा आ गया। इनका नाम एस और ई एस आ रहा है इसमें, नाम प्लूरल में ना। जब प्लूरल में रहेगा तो इसके साथ में क्या आता है? द आता है। ठीक है, नाम प्लूरल में है जिसके साथ द आएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद नहीं, इसके एक्सेप्शन नहीं, मतलब कुछ फिक्स्ड यूसेज भी मान लो। हम लोग बोलते हैं हैव अ कोल्ड, हैव अ कोल्ड। अब किसी व्यक्ति को जुकाम लगा हुआ है तो वो बोल देगा हैव अ कोल्ड या हैव अ हेडेक। हैव अ कोल्ड या हैव अ हेडेक। अब स्टमक एक और दूसरी चीजों के साथ नहीं, जो बताया गया आप उसी को फॉलो करना अभी। ठीक है, बाकी चीज होती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता। इनके साथ में भी किसी भी कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं लगाना। 2 चीजें और बताऊंगा बस। एक काइंड ऑफ याद रखना, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ और शॉर्ट ऑफ। क्या तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा ना? काइंड ऑफ की के जैसा, पोस्ट ऑफ हो गया। ये एग्जामिनर इसलिए पूछता है कि बाकी चीज तो रट लेते हैं,
अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें आर्टिकल वो मन में बार बार आएगा कि इसके अंदर आर्टिकल लगेगा लगेगा लगेगा, लेकिन चीजें होती है ऐसी जो हटके होती है कुछ अलग, वही एग्जामिनर पूछता है। अब काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ कैसा आया? जैसे सेंटेंस आया, ही हैज बीन selected for the post of lecturer। मैंने लिखा what kind of book do you like most। अब देखो क्या हुआ, क्या इसमें काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ जो भी आ रहा है उसके बाद में आपको काउंटेबल नाउन दिख रहा है क्या? लेक्चरर, बुक काउंटेबल नाउन ही है ना। अब मन में बार बार आएगा कि काउंटेबल है, स्पेसिफिक नहीं है, आर्टिकल लगा दो, ए लगा दो, ए लगा दो, लेकिन ये अपने बाद में किसी तरह का कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल की कंडीशन बनती है। अब भले ही देखो जब कुछ अलग यूसेज बना तभी तो पढ़ना पड़ा ना, नहीं तो ये कंडीशन अलग से बताने, अगर इसमें आर्टिकल लगता मान लो तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं लग रहा तो अलग से हमने पढ़ा कि काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ इनके साथ में किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगता। और ऐसी एक लास्ट एक्सप्रेशन हो रहा है, एक वर्ब मैं बता रहा हूं, अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, इन तीनों वर्ब में कुछ ना कुछ कॉमन है ना। जैसे अपॉइंट हुआ, सेलेक्ट हुआ, नॉमिनेट हुआ, इस तरह की वर्ब्स आ गई। अब इसमें और भी नई चीज आ सकती है, लाइक चूज, इलेक्ट। अब क्या होगा कि इसके बाद कोई ना कोई पोस्ट आएगी, इसके बाद किसी ना किसी पोस्ट का नाम आएगा। नॉमिनेट मॉनिटर किया गया, विधायक एमएलए के लिए मतलब जैसे किसी विनर कोई अवार्ड के लिए किसी को नॉमिनेट किया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, इनके बाद जो पोस्ट का जो नेम आता है वो पोस्ट का नेम वहां पर एक प्रॉपर नाउन की तरह कंसीडर होता है। प्रॉपर नाउन कैसे? जैसे प्राइम मिनिस्टर शब्द है, अब प्राइम मिनिस्टर कहने को कॉमन नाउन की तरह हो सकता है, लेकिन आप देखना कि जब प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को वहां पर हमने प्रॉपर नाउन मान लिया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है। अब कंडीशन पूछोगे, भाई रीजन पूछोगे तो रीजन यही है क्योंकि इसके बाद आने वाले नाउन क्या बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का विशेष व्यक्तिगत नेम। इसके कंडीशन पूछोगे तो इसके बाद आने वाला नाउन, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है, इसलिए आर्टिकल नहीं लगता। अगर मैं बोलूं कि ही हैज बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन, he has been appointed chairperson। मैं बार बार इसीलिए तो कहता हूं ना, लेकिन लैंग्वेज इमोशंस का, सेंस का गेम है। पहले क्रिकेट के अंदर बैट्समैन वर्ड का यूज किया जाता था, आजकल बैट्समैन नहीं आता, बैटर। बैटर शब्द यूज करते हैं क्योंकि बैट्समैन बोलते हैं तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। बैट्समैन, मन तो आदमी होता है, तब उन्होंने शब्द क्या बना दिया? बैटर, खेलने वाला। तो ऐसे लैंग्वेज में इमोशंस होते हैं। अब हमने बनाया ही हैज बीन अपॉइंटेड, अपॉइंटेड के बाद इधर क्या आया? चेयरपर्सन आया। तो ये जो नाम है ये क्या बन गया? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये वाला यूसेज और ये वाला यूसेज ध्यान रख लेना कि अगर एग्जाम में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं को पूछा जाता है। इनको नोट कर लो, एक बार यहां से फटाफट देख लेना। लिसन टू द, रेडियो होता है, लेकिन वॉच टीवी, टीवी एंटरटेनमेंट के लिए है तो नो आर्टिकल। रेडियो के लिए द आर्टिकल लगेगा। गो टू द थिएटर और गो टू द सिनेमा सही यूसेज माना जाता है।
सब्जेक्ट, मटेरियल और क्वालिटीज, इनके नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगर मैं एक सेंटेंस यहां लिखूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अभी क्या यह ऑनेस्टी शब्द किसी क्वालिटी का नेम है? क्वालिटी तो है, क्या ऑनेस्टी के साथ आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। कौन सा, ये ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी हुई। अगर यही लिखा हुआ होता वर्च्यू, क्या होता वर्च्यू? वर्च्यू हैज इट्स ऑन रिवॉर्ड। वर्च्यू का मतलब क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज, गुण। तो वर्च्यू भी एक क्वालिटी का नेम है, वर्च्यू के साथ भी कोई आर्टिकल। लेकिन मान लो अगर सेंटेंस ये होता कि ऑनेस्टी ऑफ सोलोमन, ऑनेस्टी ऑफ सोलोमन, तो द लगता ना, स्पेसिफिक हो गया। चलो लिख लो, किसमें? वर्चू, क्वालिटीज, गुण, अच्छे गुण। ऑनेस्ट इज द, हाँ या तो ब्लैंक देकर पूछना था ना, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर ब्लैंक देना था, मेरे ध्यान से यहां तक ही रह गया। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है, क्यों आता है? क्योंकि वो यूनिक बन जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। फिर ये नीचे से, और ठीक है। आप लोगों को डिजिटल बोर्ड चाहिए, व्हाइट बोर्ड होता तो ये लाइट वाली इशू ही नहीं आता। आज स्टूडेंट्स की ये डिमांड है। पहले बढ़िया तो 2000 के बोर्ड पर अच्छे से फुल पढ़ाओ। बहुत प्यारा बोर्ड है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है व्हाइट बोर्ड। बट इससे हेल्थ इश्यूज कितने होते हैं।
सबको ही होते हैं। पहले स्क्रीन टाइम के लिए पेरेंट्स मना करते थे, मोबाइल मत देख, टीवी से दूर देख। ये एक्सक्यूजेस डाल देते हैं। हाँ, तो कोचिंग वालों को पूछो। कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल लेते हैं। हम्म। आई लव इंग्लिश बट आई डोंट लव द इंग्लिश। आप इसकी बात कर रहे हो क्या? मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था, आई लव इंग्लिश। इसका मीनिंग हुआ कि मुझे अंग्रेजी तो पसंद है, बट आई डोंट लव द इंग्लिश। जब मैं द इंग्लिश लिखता हूं तो द इंग्लिश का मीनिंग अंग्रेज हो जाता है। जैसे इंडिया के लोग इंडियन हुए, वैसे इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? इंग्लिश। तो आई लव इंग्लिश बट आई डोंट लव द इंग्लिश। तो इससे ऐसा हुआ कि अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच का मीनिंग लैंग्वेज, और द फ्रेंच हुआ तो फ्रेंच, फ्रांस के लोग। कौन? हाँ, नागरिकता वाले लोग। चाइनीज है तो चाइनीज भाषा, और द चाइनीज, यस, चाइना के लोग। हो गया? यस और नो? बस ये दिक्कत है, जब आपकी बात सुनी जाती है तो आप और धीरे लिखते हैं। हाँ। अब वो क्यों लगा? जैसे अपनी बात हुई थी, स्पेसिफिक कोई नाउन होता तो डर लगता। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमने बोला, तो वो प्राइम मिनिस्टर बाय नेचर अंडरस्टूड है, स्पेसिफिक है ना। प्राइम मिनिस्टर का तो आपके माइंड में, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला था, आपके माइंड में क्या आया? मोदी जी। डर लगा। अब सीएम है, इस चीज को ऐसे समझो, जब मैं बोलता हूं कि आज सीएम का हमारे कोचिंग में एक मीटिंग है, तो आपके माइंड में भजन लाल जी आएंगे। और दिल्ली के अंदर एक मीटिंग चल रही है जिसमें सारे स्टेट्स के सीएम आए हुए हैं। एक आदमी कोई बाहर खड़ा है, मैंने कहा यार ये कौन है? मेरा कोई सीएम है। तो आपने क्या बोला? कोई सीएम है, तो वो वहां पर ए लगा उसमें, क्यों? क्योंकि बहुत सारे सीएम में से एक सीएम है। वैसे यूएन में मीटिंग चल रही है, कोई एक प्रधानमंत्री किसी एक कंट्री का है, हालांकि वैसे आते नहीं है इसलिए पढ़ाते नहीं हम लोग। तो ए अ पीएम, और द पीएम बोला, इस देश के स्पेसिफिक हो गया। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट होता ना, पोस्ट इसमें। हाँ, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड। हाँ। हाँ। नो आर्टिकल। हाँ, क्योंकि अपॉइंट करने के बाद, हाँ, फिर करने के बाद जो वो पोस्ट बनता है, यहाँ तो सिर्फ एक पोस्ट हुई, पीएम बना नहीं है वो। लेकिन ऐसे जो सेंटेंस भी बनते हैं ना, हालांकि आप वाला भी सही है, नो आर्टिकल आएगा, लेकिन ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसमें वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम डैश पीएम, ऐसे। वैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है क्या? आप ज़्यादा जानते हैं। नियुक्त करता है, अपॉइंट होता है।
एमएलए इलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट या इलेक्ट? इलेक्ट। देखो, नेम ऑफ डिजीज के साथ नो आर्टिकल, लेकिन नेम ऑफ डिजीज अगर प्लूरल में है ना, प्लूरल में है, अगर प्लूरल में अगर है तो उसके साथ में आर्टिकल द लगा। सफरिंग फ्रॉम मलेरिया नो आर्टिकल, लेकिन रिकेट्स मम्स प्लूरल में आर्टिकल द लगा दिया। द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, द दी भी बोला जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन, 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके, द, दी और दी। सही तीनों ही हैं। हाँ, वो साउंड है, जैसे आर्टिकल में पढ़ा था ना, वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसे। हाँ, द यूएसए। नियम ये था, क्योंकि जब यूएसए के फुल फॉर्म बोलो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब इसको ऐसे भी पढ़ा दिया जाता है कि जिन कंट्री के नाम के साथ जैसे रिपब्लिक, यूनाइटेड शब्द हो, किंगडम जुड़े हो, तो हम लोग द लगा देते हैं। लेकिन अब जब आपने बोला ये शब्द, इसका रियल लॉजिक यही है कि जिनका नाम प्लूरल में हो द लगता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला, तो इसका नाम जो है अपने आप में प्लूरल का भाव दे रहा है। जैसे आपने बोला द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो रिपब्लिक का मीनिंग गणराज्य, गणराज्य का मतलब छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ, ऐसा ही हुआ ना। तो रिपब्लिक शब्द भी प्लूरल का भाव देता है, तो द लगा दिया। असली रूल तो यही है, मतलब इंग्लिश का एक नियम ऐसा है कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है, अगर उसको प्लूरल जैसा होता है तो वो द लगा कर ही बात करते हैं। और हर चीज का कोई ना कोई मीनिंग होता है। एक वो आईपीएल में एक प्लेयर है, कौन सी टीम में खेलता है वो, रोमारियो सेपर्ड, ऐसा कुछ नाम है ना उसका, क्या नाम है, सेपर्ड नाम का एक प्लेयर है, बहुत बढ़िया, कोई शायद वेस्ट इंडीज कहीं का है। सेपर्ड जो होता है वो तो किसको बोलते हैं, भेड़ चराने वाले को बोलते हैं, लेकिन उस बंदे का सरनेम है सेपर्ड। ये सेलेक्ट, हाँ, अपॉइंट, सेलेक्ट, नॉमिनेट, इलेक्ट, इनके बाद नो आर्टिकल प्लस पोस्ट का नेम। ही हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ, हाँ, आप पढ़ लेते ना तो भी पता चल जाता। आपने पढ़ा नहीं, मैंने इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, नहीं, मैंने कहा भी था ना आपको कि एक बार पढ़ने की हैबिट डालो, और ये आदत होती है, हमें लगता है कि हम पढ़ते हैं, एग्जाम में भी हम क्वेश्चन को देखते हैं ऐसा, उसको पढ़ो एक बार। और फुल स्टॉप देखो, ऊपर वाले में फुल स्टॉप नहीं है, देखो क्या शानदार रूल बताया आपने। लोगों के भरोसे मत रहो, लोग चाहते हैं कि आप गलत करो, वो कंपटीशन कम करने की कोशिश है ये। क्या, इन ए नटसेल, संक्षेप में, संक्षेप में, हाँ, गलती करने का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेक ए मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक, आर्टिकल ए लगा ना, अरे ये तो बाय मिस्टेक हो गया। क्या बोला आपने, बाय मिस्टेक,
बाय मिस्टेक भी बोलते हो ना, तो कभी आपने बाय या मिस्टेक सुना है? सही एक्सप्रेशन क्या होती है? बाय मिस्टेक। अब एग्जामिनर इस चीज का भी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है सर, जैसे इट वॉज डन बाय डैश मिस्टेक। अब यहां क्या होगा, मिस्टेक आया हुआ तो ये लगा दो, लेकिन जैसे हमने बोलकर देखा, जो प्रीवियस हमारा नॉलेज उसको रिलेट करा, और ये तब प्रैक्टिस से होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या नहीं यार, हम बोलते तो है बाय मिस्टेक, तो बाय मिस्टेक में कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन मेक अ मिस्टेक होता है। मैं लिखवा दूंगा, परेशानी मत हो, ट्रस्ट मी। हाँ, किसके साथ? सुना नहीं मैंने। हाँ हाँ, इनके साथ नो आर्टिकल। चलो मैं गुरु मंत्र के साथ इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूं। अभी जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि सर ये लिख लेते हैं, हाँ बड़े भाई, क्या लिखा हमने? बाय मिस्टेक बोलते हैं हम लोग, बाय मिस्टेक। ऐसे ही अगर मैं क्या कहूं, मैं वहां कार से गया, बाय कार। बाय कार होता है, पैदल चलने को क्या बोलते हैं? ऑन फुट होता है, ऑन फुट, नॉट ऑन अ फुट या ऑन द फुट। ऐसी चीजें पूछ ले जाते हैं, जैसे बाय मिस्टेक, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय चेक। हम तो CHEQUE लिख देते हैं, अमेरिकन CHECK ही लिखते हैं। ऐसा बोलते हैं हम, बाय चेक, बाय कार, बाय बस, बोलते हैं हम, डे टू डे लाइफ का सेंटेंस है। ऐसे ही अगर मुझे बोलना हो, जैसे इन द मॉर्निंग होता है, इन द मॉर्निंग सुना है हम लोगों ने? ओके सर, और शाम को हो तो इन द इवनिंग। अब इसमें आर्टिक क्यों क्यों लगा, क्यों नहीं लगा, कोई रूल है इसका? बोलते आ रहे हैं, जो चलन में हमने ध्यान रखा। लेकिन एट नाइट होता है, एट नाइट होता है, अब क्यों लगता है? यूज एक फिक्स्ड यूज है। वैसे ही शब्द आपने सुना, डॉन, डस्क, सनराइज और सनसेट। देखो, डॉन जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे के समथिंग का टाइम होता है, रात जा रही है, मॉर्निंग आ रही है, डॉन नो आर्टिकल। डस्क शाम को 7 बजे का टाइम, नो आर्टिकल। सनराइज और सनसेट ये पार्ट ऑफ द डे है, पार्ट ऑफ द डे, इनके साथ नहीं लगता। लेकिन जब आप बोल रहे हो, इन लगा रहे हो, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इसके साथ लग रहा है। लेकिन इनके साथ नाइट, डॉन, डस्क, सनराइज और सनसेट के साथ। हड़ताल पे जाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑन स्ट्राइक होता है। कभी भी ऑन अ स्ट्राइक एग्जाम में आए तो ऑन अ लीव होता है, ऑन अ लीव नहीं होता। सही क्या होता है? ऑन लीव होता है। जितना भी जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम का रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से ये एक्सप्रेशन मैं आपको ये लिखवा चुका हूं, पहले भी लिखवा चुका हूं। मैं रूल पढ़ा देता, उसमें भी काम चल जाता। लेकिन कोई नई चीज आती तो अपन कह देते कि नहीं, इसमें ये बाद में बताता, जो बेटर है मैं पहले ही डिस्कस कर लूं। ये एक्सप्रेशन वो है जो एग्जाम में पहले कभी पूछी जा चुकी है, और आने वाले में एग्जाम में भी कोई चांस बन सकता है, तो इसको नोट कर लेना। अब रुक जाओ एक बार, इसी का छोटा भाई है डिटर्मिनर्स। अभी अपनी बात पहले भी हुई थी, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स एक ही है। तो आर्टिकल्स एक पार्ट हो गया, अब उसी का एक दूसरा पार्ट जो है साथ में क्या है? डिटर्मिनर्स। एक बार पेन को रोक दो, ध्यान से सुन लेना, एक छोटा सा यूज बता रहा हूं, फ्यू और अ फ्यू का, लिटिल और अ लिटिल का। थोड़ा सा समझ लोगे तो ये 6 डिटर्मिनर आपके मैं 5 मिनट में करवा दूंगा। इनमें से अगर आता है तो आप कर, बाकी और कंटिन्यू कर देंगे। डिटर्मिनर होते क्या है, आप लोगों ने सुने होंगे ऐसे वर्ड्स लाइक लिटिल, फ्यू,
सम, एनी, मच, मैनी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं। इसी सीक्वेंस में एक डिटर्मिनर ध्यान रखना है, फ्यू, और एक आएगा लिटिल। समझना, फ्यू और लिटिल। फ्यू की फैमिली के अंदर और भी है। फ्यू में अ फ्यू भी आता है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। और इसी तरीके से लिटिल की फैमिली में भी 3 मेंबर्स हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। बात समझना, मीनिंग्स बाद में। आपको एक चीज देखनी है, एग्जाम के अंदर जो 4 ऑप्शन आएंगे तो डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा ना, 4 ऑप्शन में दिया हुआ होगा। आपको डिटर्मिनर के करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखना कि उस डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन कैसा है। उस डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन कैसा है। कोई भी डिटर्मिनर यूज करना है, देखो कंडीशन, आपका क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाओगे कि लिटिल के बाद आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। मैं पढ़ाऊंगा अभी कि लिटिल के बाद आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। तो अब एक सेंटेंस के अंदर एक शब्द लिटिल दिया हुआ है और जो ब्लैंक के बाद ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो वर्ड आया हुआ है, वो प्लूरल नाउन आया हुआ है। तो आपको इतना पता चल जाएगा कि इसमें लिटिल तो नहीं आ सकता सर, इसमें मच भी नहीं आ सकता, ऐसा हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अभी मैंने कहा कि फ्यू और लिटिल, जहां मैं बात कर रहा हूं फ्यू, अ फ्यू और लिटिल की बात कर रहा हूं, लिटिल, अ लिटिल और फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू के बाद नाउन कैसा आएगा, अ फ्यू और द फ्यू, इनके बाद भी नाउन कैसा आएगा। मैं फ्यू की बात कर रहा हूं तो तीनों हैं, और लिटिल की बात कर रहा हूं तो लिटिल के बाद आएगा अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये एक तो कंडीशन हमने देखी, एक रूल हमारा ये हो गया, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल और फ्यू के बाद, और काउंटेबल में भी कैसा, प्लूरल, सिंगुलर नाउन। क्योंकि फ्यू का मीनिंग क्या होता है, देखो फ्यू का मीनिंग होता है कुछ नहीं। एक बार हम वो मीनिंग देख रहे हैं, बेसिक मीनिंग। फ्यू का मतलब कुछ, लिटिल का मतलब क्वांटिटी, थोड़ा सा। अब इसमें ये हुआ, सबसे पहले हमें देखना है फ्यू और लिटिल के मीनिंग को समझना कि कहां हम फ्यू और लिटिल लगा सकते हैं, कहां अ फ्यू और अ लिटिल लगा सकते हैं। तो अब इसके मीनिंग को समझते हैं, फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा नगण्य, यानी न के बराबर। और अ फ्यू और अ लिटिल, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है समथिंग। समथिंग का मतलब कुछ है, मतलब पर्याप्त, हाँ काम चलाऊ, काम चल जाएगा। जैसे कई बार हम ऐसे कहते हैं, मान लो बोतल में हल्का सा पानी है, थोड़ा सा, एक घुट जितना पानी, जैसे हम कह देते हैं ना बोतल में तो पानी नहीं है। अब लैंग्वेज हमने यूज की कि पानी है नहीं, क्या बिल्कुल ही नहीं था क्या, इतना था पानी जो कोई भी काम करने लायक, उससे काम नहीं चल सकता। वो जो सिचुएशन होती है न के बराबर, तो वो न के बराबर वाली सिचुएशन, उसके लिए फिर हम क्या मीनिंग कन्वे करते हैं, काउंटेबल है तो फ्यू, और अनकाउंटेबल है तो, और क्वांटिटी इतनी है कि जिससे आपका एक बार काम चल जाए। तो वो क्या हुआ, मैं कई बार अक्सर जैसे क्लास के अंदर ऐसा कप वाला एग्जाम्पल देकर ये पढ़ाता हूं कि कप में मान लो इतना सा मिल्क है। अब मैंने पूछा कि ये मिल्क कितना है, फ्यू और अफ्यू तो हो नहीं सकता मिल्क के लिए, तो लिटिल होगा। अब मैं पूछता हूं कि ये मिल्क कितना है, लिटिल है या अ लिटिल है। तो अब डिपेंड करता है इसको काम क्या ले रहे हो, कैसे जब इस दूध की मैं बात कर रहा हूं, 1 कप चाय बनानी है, क्या उस 1 कप चाय के लिए मैं पूछूं कि दूध है क्या, हाँ थोड़ा सा पड़ा है, मतलब काम चल जाएगा, इतना है 1 कप जैसे तैसे बन जाएगी, तो अ लिटिल हुआ ना, काम चलाओ।
वही मान लो अब इतने से दूध, हमें मटर पनीर की सब्जी बनानी है, इतने से दूध का पनीर बनाकर हमें काम चलाना है, क्या पॉसिबल है? तो उस कंडीशन में ये दूध क्या है, ना के बराबर। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो। अब मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैंने लिखा है द प्रिंसिपल इज हैप्पी बिकॉज पेरेंट्स attended the meeting। और एक मैंने लिखा द प्रिंसिपल इज अपसेट बिकॉज पेरेंट्स attended the meeting। दोनों सेंटेंस में पढ़ के देख लो क्या आना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट का देखा, प्रिंसिपल हैप्पी है क्योंकि इतने पेरेंट्स मीटिंग में आ गए जिससे काम चल गया, मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। क्या काम चालू हुआ, पर्याप्त हुआ? क्या पर्याप्त है तभी तो हैप्पी है। तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जो बना पॉजिटिव सेंस में बना, ये तो हुआ नेगेटिव सेंस और ये क्या हुआ पॉजिटिव। इसमें क्या आया आप यू, मैंने बुलाए 500 पेरेंट्स को इनवाइट किया और पेरेंट्स आए सिर्फ 10, तो मैं ऐसा कहूंगा ना आए नहीं पेरेंट्स। प्रिंसिपल अपसेट हुआ क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने मीटिंग अटेंड की, कितने पेरेंट्स ने न के बराबर अटेंड की, तभी तो वो अपसेट है। इससे क्या पता चला, व्यू आएगा। क्या बात समझ में आई? अगर मैं ये सेंटेंस लिख देता आई हैव मनी, मैं अगर बोलूं आई हैव लिटिल मनी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मेरे पास न के बराबर पैसे हैं। अगर मैं कहूं आई हैव अ लिटिल मनी, अपन के पास है थोड़े बहुत पैसे, मतलब इस सेंटेंस के अंदर लिटिल और अ लिटिल दोनों ही लग सकते हैं ना अगर हिसाब से देखे तो। एग्जाम में मैंने कहा बिना कॉन्टेक्स्ट के कभी कोई सेंटेंस, आपको जब ऐसा सेंटेंस दिया उसने क्या किया, आई कैन बाय यू अ ड्रिंक। अब इस सेंटेंस को ऐसे समझो, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया, आई हैव डैश मनी, आई कैन बाय यू अ ड्रिंक। भाई मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपको एक ड्रिंक खरीद कर दे सकता हूं। क्या काम चलो पर्याप्त हुआ? क्या इसमें किसी भी कंडीशन लिटिल आ सकता है? लिटिल आएगा क्योंकि भाई इतने सफिशिएंट पैसे हैं कि जिससे मैं आपको एक गिफ्ट दे सकता हूं। क्या आया? लिटिल हुआ। और यही कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता, आई हैव डैश मनी, आई कैन नॉट बाय यू एनीथिंग, तब लिटिल आ जाता, ना के बराबर। क्या बात समझ में आई? यू और सड़क पर ट्रैफिक है, सड़क पर डैश ट्रैफिक है, आप गाड़ी धीरे चलाना, तो लिटिल या अलिटिल? अलिटिल, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक, अलिटिल का मतलब है कुछ ट्रैफिक। और वही मैं बोलूं कि सड़क पर ट्रैफिक इतना है, आप सेफली ड्राइव कर सकते हो, नो डाउट। ना के बराबर ट्रैफिक है तभी आप आराम से कर सकते हो। तो इसको बाकी द लिटिल के बारे में जैसे कल कंटिन्यू करेंगे, इसी से जुड़ जाएंगे, तो नोट कर लो। ये कर लिया था साथ में, एक अभी आवाज आई इधर से, बाय मिस्टेक ही होता दादा, वो मे का मिस्टेक बोला था मैंने, नहीं मे का मिस्टेक होता है। आप अलग उस वे में क्यों ले जा रहे हो? मेक अ मिस्टेक सही है, गलती करना मे का मिस्टेक होता है, लेकिन मेक के मिस्टेक की जगह अगर मैं बाय मिस्टेक बोलूं, बाय लगा है तो बाय मिस्टेक होता है।
डालेंगे